आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति को भूलकर भी कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। अगर ये गलतियां केस के दौरान कंप्लेंट होने के बाद पति करता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे आर्थिक तौर से भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारी नुकसान, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। और आपको जब पता लगेगा कि मेरी गलती की वजह से पैसा गया है तो आप सिर्फ पछताएंगे और इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपने परिवार के लोगों को ही इस केस में फंसा लेंगे और फिर वो सालों साल कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। और जब आपको ये बात पता लगी कि मेरी गलती की वजह से मेरे परिवार के लोग सालों साल इस केस में कोर्ट के चक्कर काटते रहे तो आप सिर्फ पछताएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए आज एक स्टडीज के इस लेक्चर में पति को कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, अगर गलतियां करता है तो ये उसके लिए आर्थिक तौर से नुकसानदायक होती हैं और मानसिक तौर पे भी उसे नुकसान पहुंचाती हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जब भी आपकी वाइफ आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाती है उसमें पति के साथ साथ परिवार के तमाम लोग और रिश्तेदार होते हैं। जैसे कंप्लेंट पहुंचती है वैसे तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं होती सामान्य केसों में। अब आपने वाइफ का हाथ तोड़ दिए, सिर फोड़ दिए तो सीधी एफआईआर हो जाएगी, लेकिन जो सामान्य केसेस होते हैं उनमें सीधे एफआईआर नहीं होती है। तो जब आपके विरुद्ध कंप्लेंट जाती है तो उस कंप्लेंट के आधार पर आपको पुलिस कॉल करती है या मेडिसिन सेंटर से आपको कॉल आता है या नोटिस आता है, तो आपको वहां अपना पक्ष रखने जाना है। कभी गलती नहीं करना कि हम नहीं जाएंगे, अब उन्होंने नोटिस नहीं भेजा, हम नहीं आते बिना नोटिस के। बहस करने की बजाय बुलाया है, पहुंच जाइए, कोई डर थोड़ी है। ज्यादा डर है तो भाई साहब आप अपने एक संबंधी को साथ में ले जाइए। जब आप वहां पर मेडिसिन सेंटर में या पुलिस स्टेशन में जाएंगे वो बाहर से एक वीडियो बना लेगा गेट से कि भैया इसके अंदर ये आदमी क्या है और इस टाइम को क्या है, मेरी घड़ी में इतना टाइम हो रहा है। बहुत आपको डर है तो, है ना। तो एक तो ये हो गया आपके पास में एविडेंस। पूरी गलती कभी नहीं करना कि आप मेडिसिन सेंटर ना जाएं, आपको जाना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। तीसरी गलती इसमें यह नहीं करना कि आपको तत्काल एंटीसिपेटरी बेल के लिए नहीं भागना। अभी तो भाई एफआईआर ही नहीं हुई है और आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा रहे हो, अभी नहीं जाना। पहले एफआईआर तो होने दो, अभी नहीं जाना। अब आपको क्या करना है, देखो आप जाओगे एंटीसिपेटरी बेल के लिए, एफआईआर हुई नहीं है, आपका पैसे बर्बाद होगा। हो सकता है कि मेडिसिन के बाद में इस केस को पुलिस इस केस को बंद कर दे। ये भी हो सकता है कि जितने लोगों के नाम दिए हैं मेडिएशन के बाद पुलिस जांच में उन लोगों के नाम हटा दे। अब आपने एंटीसिपेटरी बेल करा ली और पता लगा पुलिस बोल रही कि इनके नाम तो इसमें होने नहीं चाहिए था। अब आपने इसमें नाम डाल दिए हैं, अब कोर्ट ही हटाएगी इनके नाम, अब हम कैसे हटाएं। अब आपने उन लोगों को उस केस में इन्वॉल्व कर लिया क्योंकि कोर्ट की नज़र में आ गया है कि इन लोगों के ऊपर एफआईआर है, कंप्लेंट है। तो आपने एंटीसिपेटरी ले ली तो अब कोर्ट उनके नाम हटाएगी, तो कब हटाएगी, लड़ते रहिए केस। तो आपको जब तक एफआईआर लॉन्च ना हो तब तक एंटीसिपेटरी बेल के लिए नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एफआईआर हो गई है, अब आप पुलिस को सहयोग करिए और अभी आपको 2 महीने का कूलिंग पीरियड मिलता है। तो इस कूलिंग पीरियड में आपकी कोई गिरफ्तारी होने की संभावना नहीं होती है, बशर्ते आपको जांच में पुलिस का सहयोग करना होता है। अगर आप पुलिस का जांच में सहयोग करते हो 2 महीने तक पुलिस अब आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, कूलिंग पीरियड चलता। अब इसमें ऐसा लगता है कि पुलिस इन लोगों के नाम नहीं हटा रही, आपकी बातों से संतुष्ट नहीं है या फिर वो गिरफ्तार कर ही लेगी, आप पुलिस को संतुष्ट नहीं कर पाए या पुलिस कर ही लेगी, तो फिर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं, क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। लेकिन अब आपने पुलिस को संतुष्ट नहीं किया, जांच में सहयोग नहीं किया, आपका नाम यहीं हट सकता था, पूरा केस बंद हो सकता था। आप हाईकोर्ट चले गए क्वेश्चन में, जैसे ही एफआईआर हुई वैसे आप हाईकोर्ट चले गए क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में आप जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कोर्ट एक मेडिएशन कराती है। और जब खासतौर से पति जाता है क्वेश्चन के लिए और एफआईआर क्वेश्चन कराना चाहता है तो मेडिएशन होता है, और मेडिएशन का जो फीस होता है वो पति को पे करना होता है। उसमें से एक हिस्सा जो होता है कुछ परसेंटेज वो मेडिसिन सेंटर के पास रहता है, बाकी का जो पैसा होता है वो वाइफ के पास जाता है। तो ये पति के ऊपर वकील की फीस के अलावा एक्स्ट्रा बर्डन है। तो मेरे हिसाब से पहले पुलिस की जांच में सहयोग करें, पुलिस से बात करें,
उन्हें संतुष्ट करें। जब संतुष्ट नहीं होती है पुलिस, तो आप जहाँ रहते हैं वहीं के जिले के सेशन कोर्ट में जाकर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जहाँ केस है वहाँ पर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा पूरी जांच होने तक इंतजार करें, या फिर आपके पास में ऐसे ऐसे एविडेंस है कि जिनके आधार पर आप कोर्ट से उस केस को क्वैश करा सकते हैं, ऐसे ठोस एविडेंस है, तो आप बिल्कुल सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और एफआईआर अगेंस्ट क्वैश करा सकते हैं। लेकिन जहां पर आपके पास में कोई भी विशेष एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल करा लेना चाहिए, या फिर रेगुलर बेल के लिए भी जा सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं कि जब तक कोई गंभीर अपराध ना हो तब तक उन्हें बेल दे देनी चाहिए। तो आप जांच में सहयोग भी कर रहे थे, आपके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप भी नहीं है, गंभीर कोई ठोस सबूत भी नहीं है। हालांकि आपके पास में अपने बचाव के सबूत नहीं है, लेकिन वाइफ के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं या सबूत ही नहीं है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आमतौर पर ऐसे केसेस में पुलिस नाम हटा देती है, ऐसे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाती है और ऐसे केसेस में रेगुलर बेल भी मिल जाती है। अब आपका क्या पूरी चार्जशीट बन गई, कंप्लीट हो गई। आप चार्जशीट जब बन गई है, पूरी कंप्लीट हो गई, अब आप चले जाइए हाई कोर्ट। आपको क्वैश कराना वहां से करवा सकते हैं, या चार्जशीट आपकी यहाँ जमा होती है, आप यहीं पर डिस्चार्ज पिटीशन लगा लीजिए। हो सकता है पुलिस ने नाम हटा दिया, हो सकता है डिस्चार्ज में ही नाम हट जाए, डिस्चार्ज पिटीशन में नाम हट जाए, या फिर चार्ज जब फ्रेम होता है उस समय आप कोर्ट में अपनी बहस करवा लीजिए वकील साहब से, वो तगड़ी बहस कर लेंगे, हो सकता है उस समय नाम हट जाए। तो यहाँ पर एक कम पैसे में एक सहजता से नाम हट सकते हैं। अब हाई कोर्ट में एक और समस्या आती है, एप्लीकेशन तो मूव कर दी, लेकिन कई बार वहाँ कई महीनों तक नंबर ही नहीं आता है और वहाँ स्टे नहीं हुआ, तो यहाँ की प्रोसीडिंग आगे बढ़ती रहती है। तो ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसमें कई बार आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जब भी आपके विरुद्ध आपकी पत्नी शिकायत दर्ज कराती है, तो आपको उस केस में पुलिस के बुलाने पर उपस्थित हो जाना चाहिए, सोच समझकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहिए, सोच समझकर पक्ष रखना चाहिए, और साथ ही वहाँ अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक बात करना चाहिए। इसके अलावा फिर मेडिसिन सेंटर से पुलिस के पास जाता है तो आपको 2 महीने का कूलिंग पीरियड मिलता है, जिसमें एफआईआर होने के बाद 2 महीने का कूलिंग पीरियड। आप जांच में पूरी तरह से सहयोग करिए, पुलिस को संतुष्ट करिए, हो सकता है कि यहीं से नाम हट जाए या फिर एफआईआर लग जाए आपके केस में। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपके विरुद्ध कोई ठोस सबूत है तो एफआईआर नहीं लगेगी, केस बनेगा। और आपकी वाइफ अगर आपके विरुद्ध बार बार शिकायतें कर रही थी, तो इस आधार पर भी ऐसा हो सकता है कि एफआईआर ना लगे, नाम ना कटे। अगर आपकी वाइफ आपके विरुद्ध बार बार शिकायत करती है, चाहे वो झूठी हो चाहे सच्ची हो, तो उसे अनदेखा ना करें, अन्यथा बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इन बातों का विशेष आप ध्यान रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप अपने केस में बचाव कर पाएंगे, और इस केस से अगर मामला झूठा है, कोई सबूत नहीं है, तो इस केस को डिसमिस भी करवा सकते हैं। केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।